पाकिस्तान टूट चुका था, बांग्लादेश दुनिया के नक्शे पर आ चुका था। इंडिया के पास पाकिस्तान के 93,000 प्रिजनर ऑफ वार्स थे, पाकिस्तान की लगभग 1/3 आर्मी। सिर्फ इतना ही नहीं, इंडिया ने वेस्टर्न फ्रंट पर हजारों स्क्वायर किलोमीटर पाकिस्तानी जमीन पर कब्जा कर लिया था। और सबसे बड़ी बात, पहली बार ऐसा लग रहा था कि पीओके का मसला हमेशा के लिए हल हो जाएगा। तो फिर 1 साल बाद ऐसा क्या हुआ कि इंडिया ने अपने सारे तुरुप के पत्ते खुद ही वापस कर दिए। 93,000 प्रिजनर्स वापस, हजारों स्क्वायर किलोमीटर जमीन वापस, और पीओके वहीं का वहीं। अभी भी यही वो फैसला है जिस पर पिछले 50 सालों से बहस चल रही है। कुछ लोग कहते हैं ये भारत का सबसे बड़ा डिप्लोमेटिक ब्लंडर था, दूसरे कहते हैं इंदिरा गांधी के पास और कोई दूसरा ऑप्शन था ही नहीं। तो सच क्या है? क्या इंडिया ने जीत कर भी सब कुछ गंवा दिया, या फिर पर्दे के पीछे कुछ ऐसी मजबूरियां थी जिन्हें अक्सर हिस्ट्री की किताबों में सिर्फ एक लाइन में निपटा दी जाती है? आज हम शिमला एग्रीमेंट के उस सच को जानेंगे जहां एक तरफ थी 1971 की शानदार मिलिट्री विक्ट्री और दूसरी तरफ था साउथ एशिया का भविष्य। और वीडियो के एंड तक आप खुद फैसला कर पाएंगे, क्या इंदिरा गांधी ने एक हिस्टोरिक अपॉर्चुनिटी खो दी, या फिर उन्होंने वही किया जो कोई भी समझदार लीडर करता। शिमला में निगोशिएशन ऑलमोस्ट फेल हो चुका था। डेलीगेशन वापसी के लिए बैग पैक करना शुरू कर दिए थे। फिर उसी रात कुछ ऐसा हुआ, अगर आपने पार्ट 1 देखी है तो आप उस वक्त की इंडिया की इकोनॉमिक सिचुएशन को समझ सकते हैं। पाकिस्तान को कमजोर करने का इंडिया का टारगेट पूरा हो चुका था। पहले समझते हैं कि शिमला समझौते के टाइम पे किसके पास क्या था। इंडिया के पास क्या था? 93,000 पाकिस्तानी प्रिजनर्स ऑफ वार। इन 93,000 पाकिस्तानियों के घरों में मातम और उन घर वालों का पाकिस्तान की सरकार पर दबाव। साथ में थी हजारों स्क्वायर किलोमीटर पाकिस्तानी टेरिटरी। और पाकिस्तान के पास क्या था? कुछ भी नहीं। उल्टा पाकिस्तान अपने देश का आधा हिस्सा खो चुका था। तो सवाल तो बनता है, अगर इंडिया इतनी मजबूत पोजीशन में था तो फिर पीओके क्यों नहीं लिया? पहली नजर में लग सकता है कि इंडिया ने जीत कर भी सब कुछ खो दिया, लेकिन क्या वाकई ऐसा था, या फिर पर्दे के पीछे कुछ ऐसी मजबूरियां थी जिनके बारे में आम लोगों को अक्सर बताया ही नहीं जाता? इस सवाल का जवाब शिमला एग्रीमेंट के पन्नों में नहीं, बल्कि उस वक्त की इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में छुपा हुआ है। 1971 की वार खत्म हो चुकी थी, रिफ्यूजी क्राइसिस कम हो रहा था, बांग्लादेश आजाद हो चुका था, और सबसे बड़ी बात, दुनिया का मूड बदल चुका था। वार के दौरान इंडिया के साथ खड़ा यूएसएसआर अब इंदिरा गांधी को साफ संकेत दे चुका था, अब और आगे मत बढ़िए, टेंशन कम कीजिए, मसले को बातों से हल कीजिए। यानी जिस सुपर पावर ने पूरी वार में इंडिया का साथ दिया था, अब वो भी हाथ खड़े कर चुका था। जब आगे अमेरिका की बात करेंगे तब यह क्लियर हो जाएगा कि इसके पीछे की असल वजह क्या थी। ईस्ट पाकिस्तान की बात अलग थी। वहां लोग चाहते थे कि इंडिया आए और उनको आजादी दिलाए, लेकिन पीओके में ऐसा कुछ नहीं था। ईस्ट पाकिस्तान की तरह पीओके में इंडिया के लिए किसी बड़े लिबरेशन मूवमेंट का सपोर्ट मौजूद नहीं था। अगर इंडिया उस वक्त पीओके पर मिलिट्री ऑपरेशन करता तो दुनिया इसे लिबरेशन नहीं बल्कि एक अटैक की तरह देखती। और सिर्फ डिप्लोमेटिक प्रेशर ही समस्या नहीं थी, पीओके की ज्योग्राफी भी पाकिस्तान के सपोर्ट में थी। पाकिस्तान ऊंचे पहाड़ों पर फोर्टिफिकेशन किलेबंदी करके बैठा था। अटैक करने वाली सेना को नीचे से चढ़कर जाना पड़ता, जबकि डिफेंडर ऊपर से हर मूवमेंट को देख सकते थे और बड़ी आसानी से आने वाली फौज को चुन चुन कर निशाना बना सकते थे। यहाँ अटैक करने का मतलब था मौत को दावत देना और हजारों जवानों की जान जोखिम में डालना। जहाँ यूएसएसआर हाथ पीछे खींच रहा था, वहीं अमेरिका और चाइना पाकिस्तान के फुल सपोर्ट में थे। जंग शुरू होने के पहले से इंडियन आर्मी ढाका में घुस चुकी थी। पाकिस्तान हर रोज हार की तरफ बढ़ रहा था, मगर अमेरिका इस जंग को सिर्फ देख नहीं रहा था। प्रेसिडेंट रिचर्ड निक्सन और उनके नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर हेनरी किसिंगर पाकिस्तान को कोल्ड वार में अपना सबसे इंपॉर्टेंट एलाई मानते थे। उनके लिए पाकिस्तान सिर्फ एक दोस्त नहीं, बल्कि चाइना के साथ कनेक्शन का गेटवे था। और जब पाकिस्तान टूटने लगा, वाशिंगटन में चिंता बढ़ने लगी कि इंडिया पाकिस्तान को कहीं पूरी तरह से खत्म ही न कर दे। डिक्लासिफाइड टेप और डॉक्यूमेंट से पता चलता है कि व्हाइट हाउस में इंडिया के खिलाफ काफी अग्रेसिव डिस्कशन हो रही थी। और फिर अमेरिका ने एक ऐसा कदम उठाया जिसने दिल्ली को हिलाकर रख दिया। बे ऑफ बंगाल की तरफ भेजा गया यूएस नेवी का टास्क फोर्स 74। इस फ्लीट का नाम था यूएसएस एंटरप्राइज। उस वक्त दुनिया के सबसे पावरफुल न्यूक्लियर पावर एयरक्राफ्ट कैरियर में से एक। सोचिए, जब इंडियन सोल्जर्स ढाका में जीत के बिल्कुल करीब थे, अभी बे ऑफ बंगाल की तरफ अमेरिका का ये वार मशीन बढ़ने लगा।
दिल्ली में सवाल उठने लगे, क्या अमेरिका पाकिस्तान को बचाने आ रहा है? क्या ये भारत को धमकी थी या अमेरिका इंडिया पर न्यूक्लियर पावर की धौंस जमाना चाहता था? आज भी हिस्टोरियन इस पर डिबेट करते हैं, लेकिन एक बात साफ थी, वाशिंगटन पाकिस्तान को अकेले छोड़ने के मूड में नहीं था। 15 दिसंबर 1971 को जब यूएसएस इंटरप्राइज बे ऑफ बंगाल पहुंचा, तभी इंदिरा गांधी की यूएसएसआर से की गई इंडो सोवियत ट्रीटी ऑफ पीस काम आई। यूएसएसआर ने फौरन अपना पैसिफिक फ्लीट व्लादिवोस्तोक डिस्पैच कर दिया और सबसे बड़ा मूव, सोवियत नेवी ने अपना न्यूक्लियर आर्म सबमरीन को इंडियन ओशियन में जानबूझकर सरफेस पर ला दिया ताकि अमेरिका उन्हें साफ साफ देख ले। उनका मैसेज साफ था, अगर तुमने इंडिया पर अटैक किया तो तुम्हारा सामना हमसे होगा। इससे पहले की बात और बिगड़ती, अगले ही दिन 16 दिसंबर 1971 को ढाका में पाकिस्तानी आर्मी ने सरेंडर कर दिया। अमेरिका के पास अब वापस जाने के सिवाय कोई ऑप्शन नहीं बचा था। इंदिरा गांधी का यूएसएसआर से ट्रीटी करना और वो कैलकुलेशन कि जंग जल्द से जल्द निपटानी होगी, नहीं तो सीज फायर करा दिया जाएगा, यह बात बिल्कुल सच साबित हुई। अब भी आपको लग सकता है इंडिया को उनके सोल्जर्स और टेरिटरी के बदले पीओके लेना चाहिए था। देखते हैं अगले चैप्टर के बाद आपकी क्या राय होती है। क्या उस वक्त इंडिया की इकोनॉमिक कंडीशन इतनी मजबूत थी कि बिन बुलाए 13,000 मेहमानों को बैठाकर सालों तक खिला सकता था? जवाब है नहीं। लाखों बांग्लादेशी रिफ्यूजियों को शेल्टर, फूड, मेडिसिन एड देने में इंडिया पहले ही काफी पैसा खर्च कर चुका था। वार के बाद अब इन 13,000 पाकिस्तानी कैदियों को खाना, दवा, हाउसिंग और सिक्योरिटी देनी पड़ रही थी। हर दिन का खर्चा बढ़ता जा रहा था। और सबसे बड़ी बात, इंडिया उस वक्त आज की तरह इकोनॉमिकली इतना मजबूत नहीं था। 1970 के शुरुआत में भारत अभी भी फूड शॉर्टेज से जूझ रहा था। देश को कई जरूरत की चीजें और मेडिकल सप्लाईज बाहर से इंपोर्ट करनी पड़ रही थी। अमेरिका से फूड, ग्रेन और मेडिसिन का इंपोर्ट इंडिया के लिए बहुत इंपॉर्टेंट था। यानी बैटलफील्ड पर चाहे इंडिया जीत गया हो, लेकिन इकोनॉमी अभी भी बहुत हद तक फॉरेन सप्लाईज पर डिपेंड करती थी। फिर आया 1972 और सिचुएशन और मुश्किल हो गई। देश के कई हिस्सों में सूखा पड़ने से अनाज की पैदावार में कमी आ गई। फूड सप्लाई पर प्रेशर बढ़ गया। 1972 में इन्फ्लेशन जहां 8 से 10% था, 73-74 में वही इन्फ्लेशन बढ़ के 20 से 30% हो गया था। 1972 की ये राशन की लाइन सब कुछ बयां करती है। आज की जनरेशन के लिए शायद इमेजिन करना मुश्किल होगा, लेकिन उस दौर में लाखों लोग राशन शॉप के बाहर लाइन लगाकर अपनी बेसिक जरूरत की चीजों का इंतजार किया करते थे। अब सोचिए, एक तरफ अपने देश के लोग फूड शॉर्टेज से जूझ रहे थे, दूसरी तरफ 93,000 एनिमी सोल्जर्स को खाना और मेंटेन करने का खर्चा, और तीसरी तरफ कोल्ड वॉर का इंटरनेशनल प्रेशर। इंदिरा गांधी को सिर्फ एक मिलिट्री लीडर की तरह नहीं, बल्कि एक प्राइम मिनिस्टर की तरह से डिसीजन लेना था। उन्हें पता था कि इंडियन इकोनॉमी कितना बोझ और कितने दिनों तक उठा सकती है। यही वजह थी कि शिमला एग्रीमेंट के फैसले को समझने के लिए सिर्फ बैटलफील्ड को देखना काफी नहीं है। क्यों पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर नहीं लिया गया जब 93,000 पाकिस्तानियों को छोड़ा गया? मजेदार बात यह है कि सवाल वो मंत्री उठा रहे हैं जिनकी सरकार पेट्रोल खरीदने से पहले अमेरिका से परमिशन लेती है। शिमला एग्रीमेंट। जुलाई 1972 में इंदिरा गांधी और जुल्फिकार अली भुट्टो शिमला पहुंचे। भुट्टो अपने साथ अपनी बेटी बेनजीर भुट्टो को भी लाए थे, जो आगे चलकर पाकिस्तान की प्राइम मिनिस्टर भी बनी। भुट्टो एक बहुत ही मुश्किल सिचुएशन में थे। उनका देश टूट चुका था, आर्मी की प्रेस्टीज मिट्टी में मिल चुकी थी, 93,000 सोल्जर्स इंडिया के पास थे और पाकिस्तान के अंदर लोग जवाब मांग रहे थे। अगर भुट्टो खाली हाथ वापस जाते तो उनका पॉलिटिकल कैरियर शुरू होने से पहले ही खत्म हो जाता। लेकिन इंदिरा गांधी भी एक डायलेमा में थी। मिलिट्री विक्ट्री को डिप्लोमेटिक विक्ट्री में कैसे बदला जाए, यही शिमला टॉक का असली चैलेंज था। निगोशिएशन कई दिनों तक चली। कभी एटमॉस्फेयर फ्रेंडली होता तो कभी लगता एग्रीमेंट टूट जाएगा। भुट्टो की सबसे बड़ी प्रायोरिटी थी कैदियों की वापसी। इंदिरा गांधी की सबसे बड़ी प्रायोरिटी थी इंडिया और पाकिस्तान के बीच फ्यूचर वार्स को रोकना। भुट्टो का आर्गुमेंट सिंपल था, मुझे इतना मत मजबूर करो कि मैं अपना देश ही खो दूं। 2 जुलाई 1972 निगोशिएशन ऑलमोस्ट फेल हो चुकी थी। भुट्टो और इंदिरा जी के डेलीगेट्स वापस जाने के लिए पैकेजिंग शुरू कर चुके थे। फिर एक प्राइवेट मीटिंग, सिर्फ इंदिरा गांधी और भुट्टो। उस रात भुट्टो ने वर्बल प्रॉमिस की, मैं अपने लोगों को धीरे धीरे एलओसी के लिए तैयार करूंगा, क्योंकि अगर पीओके ऑफिशियल तौर पर इंडिया को दे दिया या एलओसी को बॉर्डर मानकर पेपर पर साइन कर दिया तो मेरे पाकिस्तान वापस जाते ही वहां की मिलिट्री तख्ता पलट कर देगी। दूसरी तरफ इंडिया के कुछ पॉलिसी मेकर्स को डर था
कि अगर पाकिस्तान को हद से ज्यादा जलील किया गया तो इसका नतीजा भी यूरोप की वर्साई ट्रीटी की तरह होगा, जिसकी वजह से वर्ल्ड वॉर 2 हुआ था। कुछ लोग कहते हैं कि इंदिरा जी ने भुट्टो से कहा, आपके 93,000 सैनिक हमारे पास हैं, अगर ना दें तो। भुट्टो ने कहा, ना ही दीजिए, वैसे भी वो गद्दार हैं, अपनी जान बचाने के लिए हथियार डाल दिए, ऐसे गद्दारों को वापस ले जाकर मैं क्या करूंगा, आप ही मरवा दीजिए। आप मार देंगे तो मुझे पाप भी नहीं लगेगा कि मैंने मारा है, मरवा दीजिए, मैं इस गुनाह से बच जाऊंगा। हो सकता है इंदिरा जी ने यह बात दबाव बनाने के लिए की हो, लेकिन जब एक देश का प्रधानमंत्री यह कह दे कि मरवा दीजिए तो उस पर अब क्या ही दबाव बना लेंगे। यह बात व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी की उपज लगती है, क्योंकि भुट्टो आए ही थे अपने लोगों को छुड़ाने के लिए। इंदिरा गांधी ने हालात को ध्यान में रखते हुए भुट्टो के वर्बल वादों पर भरोसा कर लिया, समझौता हो गया। शिमला एग्रीमेंट का सबसे इम्पोर्टेंट क्लॉज था, आपसी मुद्दे आपसी बातचीत से हल करेंगे, किसी और को बीच में नहीं लेकर आएंगे। इसी क्लास का हवाला देकर इंडिया आज भी कश्मीर इशू पर थर्ड पार्टी मीडिएशन को रिजेक्ट कर देता है। ये रहा उस समझौते का ड्राफ्ट, आप पढ़ना चाहें तो पॉज करके पढ़ सकते हैं। इंडिया का गोल उस वक्त पाकिस्तान को कंप्लीटली डिस्ट्रॉय करना नहीं, बल्कि उसकी पावर को परमानेंटली हाफ करना और अपने ईस्टर्न बॉर्डर को हमेशा के लिए सिक्योर करना था, जो उसने बांग्लादेश बनाकर सक्सेसफुली अचीव कर लिया था। बोथ साइड लॉजिक एंड आर्गुमेंट्स। एक साइड कहता है इंदिरा गांधी ने अपने गट पर ट्रस्ट किया, वो सोच रही थी कि भुट्टो एक प्रैग्मेटिक सिविलियन है, वो डिलीवर करेगा और फिर दोनों देश आगे बढ़ेंगे। दूसरी साइड कहता है यह एक कैटेस्ट्रॉफिक मिस्टेक थी, भुट्टो ने सिंपली इंडिया को बातों में फंसा लिया। आपको क्या लगता है, जब देश में एक तरफ गरीबी हटाओ के नारे लग रहे थे, दूसरी तरफ ये खर्चीली वार्स, उन हालात में आप किस साइड को सपोर्ट करते? प्लीज कमेंट ऑनेस्टली, लाइक एंड शेयर। थैंक्स फॉर वॉचिंग। इंदिरा गांधी की वीकनेस थी या उस समय इंटरनेशनल सपोर्ट और बहुत सारे फैक्टर्स थे कि हमारे हाथ में नहीं था, उस समय नहीं था। इसलिए ऐसी बात नहीं करनी है कि वो होती तो पीओके आ जाता, ये होते तो बलूचिस्तान भी आ जाता, ये सब नहीं करना है।